नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। कौन से उम्मीदवार? एमपीपीएससी से जुड़े उम्मीदवार जिनका इंतजार है, और इस इंतजार के बीच में मामला पहुंचता है हाई कोर्ट तक, जबलपुर हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट से राह बनती हुई नजर आती है। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, 6 याचिकाएं हैं एमपीपीएससी के उम्मीदवारों को लेकर। 3 साल से परीक्षाओं का इंतजार, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, प्रीलिम्स इस साल की हो, कब तारीख आएगी, किस तरीके से छात्र जिनका इंतजार है, और 3 साल पुराना इंतजार आप सोचो तो मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसी चीज को लेकर अब बात सामने आई है हाई कोर्ट की तरफ से। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने लगाई है सरकार को फटकार और मांग लिया है जवाब। क्या जवाब है सरकार को लेकर जो हाई कोर्ट की तरफ से राह दिखाई गई है, या सरकार को लेकर जो नजरिए की बात सामने आ रही है, सरकार से जवाब मांगा गया है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और कितनी बड़ी राहत है उनके लिए, वो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, या जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं, वो उनके लिए कितनी बड़ी राहत है, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच चूंकि कोर्ट सुनवाई करता है, और कोर्ट की सुनवाई में ये बात निकल कर अगर सामने आती है कि राज्य सरकार को फटकार लग रही है, राज्य सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, और कहा भी ये जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से जो इस बार राज्य सरकार को संदेश गया है कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद, उस संदेश के मायने बड़े खास हो जाते हैं। और संदेश के मायने इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार से अब जवाब मांग लिया है। हाई कोर्ट ने जवाब तो मांगा ही है, जवाब मांगने के साथ साथ अब सरकार देखते हैं क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन पूरा मामला है क्या? आरक्षण जो है उस कैटेगरी को लेकर है, ये भी मैं आपको बता दूं, जिसको लेकर याचिका दायर की गई है, और हाई कोर्ट ने की है सुनवाई इस पूरे मामले में। और उस सुनवाई के बाद जो रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, वो राहत भरी खबर ला रहा है उनके लिए जो परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए जिनको परीक्षा देनी है। 3 सालों का ये इंतजार है। तो क्या पीएससी को लेकर, यानी लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को लेकर जो कोर्ट की ये सख्ती निकलकर सामने आई है, वो कितनी राहत लाई है, यहां पर ये समझने वाली बात होगी। साथ ही साथ समझने वाली बात ये भी होगी कि कोर्ट ने क्या आखिरकार कहा है, ये भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। जो याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, उसमें वकील जिन्होंने पूरा पक्ष रखा, मैं कोशिश करूंगा वो मेरे साथ जुड़े। साथ ही साथ मैं छात्रों के पक्ष को भी जानने की कोशिश करूंगा उनके प्रतिनिधियों से कि किस तरीके से अगर हाई कोर्ट अगर ये नजरिया रखता है, हाई कोर्ट सरकार को सीधे तौर पर संदेश देता है, तो इसके मायने क्या हो जाते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। मैं चाहूंगा मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो कोशिश करें, संपर्क करें, ताकि मेरा जो कनेक्शन है वो जुड़ पाए हमारे रिपोर्टर से धीरज शाह। मैं कोशिश करूंगा जबलपुर से हम मेरे साथ जुड़े। मैं कोशिश करता हूं कि इस वक्त धीरज शाह को मैं आपसे जोड़ने की कोशिश करूं। कुछ तकनीकी दिक्कत दूसरे फोन में आ रही थी, जिस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि धीरज मेरे फोन पर जुड़ जाएं, और मैं सीधे उनसे सवाल करूंगा धीरज से कि आखिरकार मामला जो है वो कहां तक पहुंचा और कोर्ट ने क्या कहा। इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरज शाह मेरे साथ जुड़ जाएं। धीरज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है अमित जी। धीरज, हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है, हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है, और क्या कहा है पहले तो आपसे जानना चाहूंगा। पीएससी उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है? ये बिल्कुल अमित जी, पीएससी उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि 21 तारीख के पहले भर्ती प्रक्रिया पे जो आरक्षण हुआ उस पर निर्णय लेके सरकार हमको बताए, फिर 21 तारीख को अगली पेशी पे यह बात याचिका पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये कहा है। मैं चाहूंगा कि लेकिन जो बात कही गई है वो क्या इसको हम माने कि सरकार को ये फटकार है कोर्ट की? जी बिल्कुल, इनको सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। याचिका आज उनको सुनवाई होनी थी, जहां जवाब देना था, पर जवाब नहीं दिया। इसके कारण नाराजगी जाहिर करते हुए मैं आपको अब धीरज, मैं दर्शकों से यही बात कर रहा था कि जो कोर्ट में पक्ष रखा गया है, जो वकील है रामेश्वर पी सिंह, यदि वो आपके साथ हैं तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा। अगर रामेश्वर सिंह आपके साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये पूरे केस को रखा है, पूरा मामला समझना चाहूंगा। हाँ अमित जी, रामेश्वर जी हमारे साथ है, आप बात कर सकते हैं। जी रामेश्वर जी, आपका स्वागत है। मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं आपको दूसरे फोन से, मेरे प्रोड्यूसर आपको जोड़ेंगे। इस बीच में बता दूं कि जो पक्ष आपने रखा है, पूरा मामला क्या, वो मैं आपसे जानूंगा। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा।
तो इस बीच देखिए वकील भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा जिन्होंने पक्ष रखा। लेकिन हमारे संवाददाता धीरज शाह इस बात को बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है वो उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। पीएससी उम्मीदवारों के लिए पूरा मामला क्या था, ये हम वकील जो है जिन्होंने पक्ष रखा रामेश्वर पी सिंह वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा मैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुना क्या, और सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो तारीख दी, अगली जो तारीख दी गई है 22 फरवरी, और कहा जा रहा है कि सरकार से जवाब मांग लिया है कोर्ट ने, क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करूंगा। रामेश्वर जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। रामेश्वर जी पूरा मामला क्या है पहले तो दर्शकों को ये बता दें, और मुझे ये बताएं कि ये अगर सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से फटकार है राज्य सरकार को, तो इसके मायने क्या हैं? उम्मीदवारों के लिए वाकई राहत भरी खबर है? जी जी जी। मामला सर इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 571 पदों की भर्ती हेतु 14 नवंबर 2019 को विज्ञापन जारी किया, और इसकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो कंडक्ट हुई वो 12 जनवरी 2020 को हुई, और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 17 फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में संशोधन किया गया जी, और जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है वो 21 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया जी। तो जब रिजल्ट घोषित किया तो रिजल्ट में देखा गया कि जो अनारक्षित पद होते हैं, तो अनारक्षित पदों को भर्ती करने की एक प्रक्रिया लेट डाउन है, नियमों में है, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जी, कि जो अनारक्षित पद होते हैं वो मेरिटोरियस कैंडिडेट से फिलअप होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो जी। उन्होंने सपोज कोई कट ऑफ 100 नंबर का पेपर है, कट ऑफ उन्होंने 90 नंबर फिक्स की जी, तो वहां ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा अभ्यर्थी किस कैटेगरी का है, बल्कि जितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे हुए हैं जी, उनमें से छांटे जाएंगे कि 85 नंबर जो कट ऑफ है, इतने नंबर किस किस अभ्यर्थियों ने प्राप्त किए हैं, वो सारे अभ्यर्थी अनरिजर्व सीटों में माइग्रेट करेंगे अपने रिजर्व कैटेगरी से। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ फिक्स होगी, इसके बाद में एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जी। लेकिन इसके विपरीत पीएससी ने क्या किया है कि जो अनारक्षित सीटें हैं, अनारक्षित सीटों में उन्होंने केवल फॉरवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को ही रखा है, और यहाँ नियम है मध्य प्रदेश शासन का कि एक पद के विरुद्ध 15 पद, माने 15 उम्मीदवारों को आपको चयनित करना है प्रारंभिक परीक्षा में। बिल्कुल। तो इन्होंने इसमें किया क्या है कि जो अनारक्षित सीटें हैं उनको इन्होंने 40% रिजर्व रख दी है फॉरवर्ड क्लास के लिए, और एक पद के विरुद्ध 26 उम्मीदवारों को इन्होंने सिलेक्ट किया है, और जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी का है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के, भले उनके नंबर ज्यादा हैं, उनको इन्होंने अनरिजर्व में माइग्रेट नहीं किया है, वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही है जी, जो कि नियमों का घोर उल्लंघन है। और पीएससी ने जो फरवरी 2020 में नियम बने हैं जी, उन नियमों को इन्होंने लागू करके जो रिजल्ट बनाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इतना महत्वपूर्ण जजमेंट है, कर्नाटक राज्य वाला है, जम्मू कश्मीर वाला है, कि वंस प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड रूल कैन नॉट बी चेंज। बिल्कुल, बड़ी बात बता रहे हैं रामेश्वर जी, आप बड़ी बात बता रहे हैं, बताइए जी। यदि एक बार आपने किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया है तो उसके मध्य काल में आप नियम नहीं बदल सकते, और यदि नियम आपने बदले हैं तो वो भविष्य लक्षी प्रभाव में लागू होंगे, भूतलक्षी प्रभाव में लागू नहीं होंगे। अब यहाँ पे पीएससी ने क्या किया है कि नवंबर में विज्ञापन निकला, जनवरी में परीक्षा आपने कंडक्ट कर ली, तो फरवरी में नियम बनाए और उनको आपने लागू कर दिया, और उसमें हमने लिख दिया कि हम आरक्षण का लाभ गेट सिलेक्टेड मतलब फाइनल स्टेज में देंगे जी। अरे ठीक है, आरक्षण की लड़ाई नहीं है, आप जिस स्टेज में देना हो दीजिए, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न यहाँ ये है कि जो अनरिजर्व सीट है वो आप फॉरवर्ड क्लास से कैसे भर सकते हो। तो इस संबंध में एक और टेक्निकल लेकुना है कि जब 15% जो टोटल रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में एनफोर्स है वो इस प्रकार है कि एससी को 16% है, और एसटी को 20% है, ओबीसी को 27% है, और ईडब्ल्यूएस को 10%। इनका टोटल जो होता है वो होता है 73% जी।
अब 100 में बचता केवल 27% है जी। तो 27% सीटें हैं, मीनिंग देयर बाई अनरिजर्व सीट जी। अब इनने 27% को ना करती हुए इन्होंने 40% रिजर्व कर दिया जी। और फॉरवर्ड क्लास के लिए रिजर्व कर दिया और 26 गुना से भर दिया। इसलिए टोटल जो रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में इन्होंने लागू कर दिया पीएससी में 113%। 113%। 113%। जी। क्या संभव है भाई? 100% तो जनसंख्या है, 113% आप कैसे कर सकते हो? यही मैंने इसलिए 113 शब्द कहा रामेश्वर जी कि ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी बात। हाँ, तो यही बात लिखी है उन्होंने अपने रिजल्ट में लिखी है कि 40% पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप कि जब 27% ही अनरिजर्व बचता है तो आप 27% अनरिजर्व को भरिए जी, ना कि 40 पे। और पर एक पद के विरुद्ध आप 26 उम्मीदवारों को ले रहे हैं और वो भी आप केवल फॉरवर्ड क्लास को ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पीएससी ने प्रक्रिया अपनाई है तो इसको मध्य प्रदेश के अपाक्ष संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है और लगभग 4 दर्जन स्टूडेंट है, लगभग 60 स्टूडेंटों ने इसमें याचिकाएं दाखिल की हैं। 5-6 याचिकाएं हैं और ये सभी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, और ये 2-2 नंबर से रुक गए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं, मैं इंडिया में आपको एक यूनिक बात बता रहा हूं कि पहली बार ओबीसी और सामान्य की जो कट ऑफ है वो बराबर है। 146 अनरिजर्व की कट ऑफ है और 146 ओबीसी की है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यूपीएससी की हमने एग्जांपल दिया कोर्ट में कि यूपीएससी जो कंडक्ट करती है उसका रूल देख लीजिए आप, और पिछले साल तक जो एमपीपीएससी ने कंडक्ट किया है वो भी आप देख लीजिए। और हिंदुस्तान में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं रिजर्व की और अन रिजर्व की कभी कट ऑफ बराबर होती नहीं है। हमारे रिजर्वेशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो आज जो बहस हुई है कोर्ट में जी, वही मैं जानना चाह रहा रामेश्वर जी, कोर्ट बहस हुई तो आज जो बहस हुई है तो कोर्ट को यही बताया गया कि 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इंदिरा साहनी के जजमेंट ने पैरा नंबर 711 में स्पष्ट रूप से लेट डाउन किया है ला, और उसमें पूरा प्रोसीजर उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे भर्ती प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में प्रोसीजर एडॉप्ट होगा। और अनारक्षित सीटें हैं जो फॉरवर्ड क्लास के लिए नहीं है, जो मेरिटोरियस बच्चों के लिए हैं। तो कोर्ट इस पॉइंट पे पूर्ण रूप से कन्वेंस होकर जब पीएससी से इस बारे में पूछा गया तो पीएससी ने अपने रूल्स का हवाला दिया। तो कोर्ट ने बोला कि भाई रूल्स आपके जो है जो बाद में बने हैं इस पे आप लागू कैसे कर सकते हो जी, क्योंकि याचिकाओं में वो रूल्स की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। तो आपको समय दिया गया था 21 तारीख को कि आप इसमें जवाब पेश करिए। हाँ। और आपने अभी तक जवाब पेश नहीं किया है। तो ये तो सरकार की ढिलाई हो गई कोर्ट के प्रति सरकार। हाँ। जी, तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है वो अपीयर हुए थे, उन्होंने भी जवाब पेश नहीं किया है। तो चूंकि रूल मेकिंग अथॉरिटी तो स्टेट है और पीएससी तो केवल रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, वो राज्य शासन के रूल्स फॉलो करने के लिए बाउंडेड है। लेकिन कुछ प्रोसीजर वो अपने सुमोटो एडॉप्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं जी। तो कोर्ट ने उनको आड़े हाथों लेके कहा कि भाई मैंने 21 तारीख को तो एंट्री ऑर्डर करके ये कर दिया है कि इंटायर प्रोसीजर इस याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी और परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है वो फरवरी में कंडक्ट होना है। तो आवश्यक रूप से ये 22 फरवरी को पूर्व आपको जवाब देना आवश्यक है, अन्यथा हमको आगामी संपूर्ण प्रक्रिया रोकना पड़ेगी। संपूर्ण प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज और है इस मामले से जुड़ा हुआ, मेरे मन में एक सवाल है रामेश्वर जी, मेरे साथ बड़ी संख्या में युवा जुड़ते हैं और उनकी बड़ी चिंता रहती है कि सर देखिए इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। एक तो 3 साल वाला इंतजार भी तो मामला है कि 3 साल से परीक्षा नहीं हो पा रही है, 2019 की मेंस नहीं हो पाई, प्री नहीं हो पाई इस साल की। ये पूरी चीजें मैं दरअसल समझना चाहूंगा पूरे परिवेश में, पूरी परिदृश्य में कि जो इंतजार भी है 3 साल का, वो मामला भी आपको पता होगा। तो छात्रों को राहत कैसे, उम्मीदवारों को राहत कैसे मिलेगी अगर कोर्ट की ये सख्ती निकल कर आई है और सरकार, चूंकि आपने बड़ी बात बताई, सरकार की तरफ से जवाब देने की स्थिति नहीं थी। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जितने भी मामले हैं जी, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समय पर कभी जवाब नहीं दिया जाता है। जवाब ना देना मतलब फिर जवाब ना देने को हम किस तरीके से समझे? जवाब ना देने की स्थिति में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे फर्स्ट हियरिंग होती है तो उसके पहले मध्य प्रदेश शासन को एडवांस में कहा जाती है याचिका, तो
तो इनको पहली सुनवाई पे ही अपना सबमिशन कोर्ट में देना चाहिए रिटर्न में कि जो याचिका के तथ्य हैं उसमें शासन का ए स्टैंड है। और जो भी सुनवाई होगी तो इसमें हो सकता है पहली सुनवाई पे कोर्ट उसको डिसाइड कर दे इशू को। लेकिन शासन की ओर से लेत लतीफी के चलते हुए बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं और बिल्कुल बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। और अब तो यदि मैं सही हूं तो अकेले राज्य सरकार नहीं रामेश्वर जी, पीएससी को भी कोर्ट ने अपनी शक्ति दिखाई है आज वाली सुनवाई के बाद। हाँ सर, बिल्कुल दिखाई है जी। पीएससी की तरफ से जो अधिवक्ता अपीयर हुए हैं उनको ही लास्ट टाइम स्पष्ट रूप से माननीय मुख्य न्यायमूर्ति साहब ने बोला था, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 21 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें एंटायर प्रोसीजर स्टे कर दी थी जी। तो पीएससी की तरफ से एक आवेदन लगाया गया था मॉडिफिकेशन का कि सर इसमें पूरा प्रोसीजर ही आपने स्टे कर दिया है तो इसको मॉडिफाइड कर दें जी। तो कोर्ट ने इस कंडीशन पे मॉडिफाइड किया था कि आप इसमें आवश्यक रूप से जवाब पेश करेंगे 4 तारीख के पूर्व जी, क्योंकि परीक्षा होने वाली है, भविष्य बच्चों के अंधकारमय है, इसलिए आप इसमें आवश्यक रूप से जवाब दें ताकि ये इशू अगली सुनवाई पर डिसाइड हो सके। तो कोर्ट ने एंटायर प्रोसीजर का स्टे मॉडिफाइड करते हुए कोर्ट ने कहा था कि एंटायर प्रोसीजर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम दिस रिट पिटीशन रहेगी कि आप जो भी प्रक्रिया करोगे वो निर्णय के अंतिम निर्णयाधीन होगी। और आज जिस प्रकार से पीएससी ने अपना स्टैंड लिया है वो बड़ा दुखद है कि इतना समय मिलने के बाद भी इनकी तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया। तो अब जो आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मेरे साथ दर्शक हैं बड़े युवा हैं और आपने बहुत अच्छी बात रामेश्वर जी पूरे अच्छे से समझाया आपने एक एक चीज, क्योंकि जो दर्शक मेरे साथ जुड़े उनके मन में जिज्ञासा ये है, युवा छात्र जो है उम्मीदवार हैं, आगे क्या होगा, क्या 22 फरवरी को सुनवाई होगी, कोर्ट की शक्ति तो दिख गई, अब इनको राहत कैसे मिलेगी? जो ये छात्र हैं जो मेरे साथ जुड़ते हैं, जो उम्मीदवार हैं, इनको राहत, अब राहत का रास्ता साफ बन रहा है इनके लिए कि नहीं बन रहा है? सर इसमें जो पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो उसमें हमको पूर्ण संभावना है कि वो रिजल्ट सेटिस्फाइड करके को डायरेक्ट करेगी कि एज पर रूल्स इसको आप रिवर्क करके इसको फ्रेश रिजल्ट आप बनाइए। तो इससे क्या होगा कि जो अनरिजर्व सीट्स हैं उसमें जो कट ऑफ 146 नंबर है जी, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग की 146 है, तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा और इसका जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिटिशनर हैं, जिनके 2-2 नंबर कम है, तो ये बच्चे अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो अनरिजर्व में चले जाएंगे। तो इसमें जो कंटेस्टेड जो पिटिशनर है वो वही है जिनके 2-2 नंबर कम रह गए हैं सिलेक्ट होने में जी। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो जैसे ही अनरिजर्व माइग्रेट करेंगे उसमें उतनी सीटें खाली होंगी जी, तो नीचे से जिनके नंबर कम है वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में चले जाएंगे। इसके बाद में ही संभव हो पाएगी मेन परीक्षा। ठीक है रामेश्वर जी, लेकिन एक चीज और संक्षेप में, बड़ा अच्छा बताया आपने रामेश्वर जी, तमाम चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझाया भी है। सरकार के सामने अब रास्ता क्या बचता है, या तो जवाब दें आप स्पष्ट तौर पे। सरकार के पास तो यही है ना, क्योंकि कोर्ट की जो शक्ति निकली है, कोर्ट की जो फटकार निकली है, ये राज्य सरकार के लिए सोचने वाली बात है, पीएससी के लिए सोचने वाली बात है। सर अब राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि लगभग 45,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में है और सरकार चूंकि इनके पास गवर्नमेंट एडवोकेट्स का अमला भी बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में जी, और इसके बाद भी समय पर जवाब पेश नहीं किया जा रहा है, तो ये एक दुखद बात है और सरकार को चाहिए कि इसका समय पर जवाब पेश करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये मेरा निवेदन है, सरकार से भी यही निवेदन है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन चूंकि आपने पूरे मामले को कोर्ट पे रखा, रामेश्वर पी सिंह जी, दर्शकों को फिर से आपका नाम बता दूं, रामेश्वर पी सिंह, इन्होंने बड़े बुलंद तरीके से कोर्ट में इस मामले को रखा है और अब कोर्ट की जो शक्ति इसके मायने हो जाते हैं। बहुत संक्षेप में इतना, कितनी उम्मीद आपको? और सर इसमें उम्मीद तो हमको पूर्ण है कि इसमें जो भी हमारा इशू है, पिटीशनों में इशू है, वो डिसाइड होगा और इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा जो उन्होंने लागू की है, क्योंकि इससे आरक्षित वर्गों के बच्चों का भविष्य पूर्ण रूप से, कहना चाहिए आपकी जो आरक्षित बच्चे हैं उनको एक पनिशमेंट दिया है, रूल बना दिया है कि आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है आप उस कैटेगरी में रहेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रही, 45,000 आपने 45,000 का आंकड़ा बताया रामेश्वर जी मुझे, 45,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश में
45,000 जी, अपनी बात पूरी कर ले पूरा, और भी जानकारी दे सकते हैं रामेश्वर जी आप इस मामले को लेकर। हाँ सर, इसमें और आप पूछे, मैं जो भी जानकारी नहीं, आपने वैसे पूरी चीजें मुझे बताई है, मैंने समझने की कोशिश भी की है। आगे किस तरीके की सूरत बनती हुई नजर आ रही है और इस मामले को लेकर किस तरीके से और रास्ता निकलेगा? सर, इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी 2019 का ही जजमेंट है कि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने समस्त गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया है कि आरक्षण से संबंधित आप नीति ऐसी बनाइए जिससे इस वर्ग को लाभ हो। आप कोई भी रूल्स ऐसा मत बनाइए, रेगुलेशन ऐसा मत बनाइए जिससे आरक्षित वर्ग डिप्राइव हो। इसके बावजूद भी इन लोगों ने अमेंडमेंट करके और जो रूल इंसर्ट किया है टोटल असंवैधानिक है। माने आर्टिकल 14, 15, 16 की जो मूल भावना है उससे टोटल अगेंस्ट है। और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि इतने बड़े पदों पे बैठे जो लेजिस्लेशन कमेटी, इनसे रूल्स इन लोगों ने क्या सोच के बनाए हैं? नहीं, ये तो मूल संविधान के मूल भाव के विपरीत चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल मूल भावना के विपरीत है, बिल्कुल इस तरीके से हो जाती हैं और वही सोचने वाली बात होती है। हालांकि अब देखिए ना, कोर्ट को हमेशा माननीय न्यायालय जो है, माननीय जो युवा देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे कहूंगा माननीय न्यायालय एक उम्मीद होती है जिससे देश में आपने सबने देखा है कि जितने तमाम बड़े मामले उनका निपटारा माननीय न्यायालय के रास्ते से होकर निकला है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, आपको उम्मीद है रामेश्वर जी कि राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी, रामेश्वर पी सिंह, जिन्होंने पक्ष रखा कोर्ट में, मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। रामेश्वर जी हमारे साथ थे, अधिवक्ता जबलपुर से, जिन्होंने जानकारी दी। अब मैं चाहूंगा कि जो लगातार पीएससी को लेकर आवाज उठाते रहे लोग हैं, मैं उनसे भी संवाद स्थापित करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप इसको पूरे मामले को अब समझ गए होंगे। मैं आपको समझाऊं उससे बेहतर एक एक पॉइंट को मैं अपने प्रोड्यूसर से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ जो पीएससी को लेकर आवाज उठाने वाले लोग हैं, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच आपने जो वकील है रामेश्वर पी सिंह, उनकी पूरी बात सुनी, कैसे 45,000 छात्रों का भविष्य जो है उसके अंधकार की तरफ बढ़ते हुए ये मामला नजर आ रहा था। सर, मेरा ये मानना है कि सरकार जो है, सरकार अगर किसी मामले में ढिलाई बरतती है और मामला कोर्ट तक जाता है तो ऐसी नौबत आई क्यों, ऐसी स्थिति क्यों आई? इस पूरे मामले में 6 याचिकाएं, सोचिए आप, छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। अब ऐसी स्थिति में अब अगर कोर्ट राह दिखा रहा है तब कहीं जाके उम्मीद जग रही है। कोर्ट को सरकार से कहना पड़ रहा है कि आपने ढिलाई क्यों की, कोर्ट को सरकार से पीएससी को बताना पड़ रहा है तमाम चीजें। 3 साल का इंतजार है ही, जिन्होंने परीक्षा दी। कोई भी छात्र होता है, बेरोजगार होता है, वो किस उम्मीद के साथ परीक्षा देता है? और मैं तो हमेशा कहता हूं किसी भी इम्तिहान को देना जो होता है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसकी छात्र की तैयारी, उसके सपने, उसके पूरे जिंदगी के अरमान उस इम्तिहान से